नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 3 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज गांधी की वैल्यूज से संबंधित। कल गांधी जयंती थी, कल लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती थी। तो गांधी की वैल्यूज आज कितनी रेलेवेंट है एल्गोरिथम के एज में। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है। एल्गोरिथम का युग है आज का युग। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल होती हैं उसके पीछे एक एल्गोरिथम होता है। तो एल्गोरिथम के युग में गांधी की वैल्यूज़ कितनी रेलेवेंट हैं। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी के ऊपर गांधी की वैल्यूज़ कितनी रेलेवेंट है इस पर यूपीएससी 2 बार मेंस का क्वेश्चन पूछ चुकी है। सीधा सीधा क्वेश्चन 2 बार, और आगे भी पूछ सकती है किसी और चीज़ से रिलेट करके। फिर दूसरा जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो द हिंदू का ये वाला है। किस प्रकार से जो हमारी मिलिट्री का लड़ने का तरीका है, डॉक्ट्रिन वगैरह है, वो चेंज हो रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा ये वाला आर्टिकल है, लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा कंप्लीटनेस के साथ में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कंटेक्स्ट तो आप सबको पता ही होगा। लद्दाख में वायलेंस हुआ और ऑलमोस्ट 4 या 5 लोग मारे गए थे, और काफ़ी उसके बाद में जो सोनम वांगचुक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया सरकार के द्वारा। एनएसए उनके खिलाफ लगा दिया गया। वो अब जोधपुर जेल में है। जो वहाँ पे ला एपेक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक अलायंस है कारगिल का, 2 ग्रुप्स हैं अलग अलग रीजन के, लद्दाख एपेक्स बॉडी और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। दोनों ने सरकार के साथ जो बातचीत चल रही थी उससे हाथ पीछे खींच लिए। तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से ये इशू हम डिस्कस कर लेंगे। लद्दाख वाला जो है आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल महात्मा वर्सेस मीम्स के बारे में है। एक तरफ देखो आप जीएस पेपर 4 एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। दूसरी तरफ जीएस पेपर 1 में रोल ऑफ पर्सनैलिटीज़ वाला टॉपिक है ना, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी वर्सेस नेहरू, नेहरू वर्सेस अंबेडकर। तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल की शुरुआत ना एक पावरफुल आइडिया से होती है। देखो 21वीं शताब्दी में ना, 21वीं शताब्दी का जो युग है आपको पता है डिजिटल युग है। तो इस डिजिटल थिएटर में ना बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हैं ना उनको बहुत छोटा कर दिया गया है। क्या मतलब है इस चीज़ का? जैसे महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर हैं, पटेल हैं, नेहरू हैं, उनकी लाइफ को ना इन्फोग्राफिक्स और मीम्स में कंप्रेस कर दिया गया है। सोचिए हम गांधी को कैसे जानते हैं। गांधी की फोटो है करेंसी नोट्स के ऊपर, सरकारी दफ्तरों में गांधी की तस्वीरें हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली गांधी के हम बहुत सारे मीम्स देखते हैं। एक्चुअल में राइटर ये बात बोल रहे हैं ना, ये यूपीएससी एस्पायरेंट्स पे लागू नहीं होती है। हम तो गांधी को बहुत गहराई से जानते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये जो बातें वो बोल रहे हैं ना वो नॉर्मल लोगों के लिए है, कॉमन लोगों के लिए है, जो गांधी को इतना डिटेल से पढ़ते नहीं हैं। यूपीएससी एस्पायरेंट्स तो बहुत डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो राइटर बोलते हैं आज के जो जनता है ना गांधी को इसलिए जानती है क्योंकि उनके नाम पे मीम्स वायरल होते हैं, करेंसी पे उनकी तस्वीरें हैं, उनका मीमिफिकेशन हो चुका है। पॉइंट आपको क्लियर है ना? राइटर का कहने का मतलब ये है हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज की जो लाइफ है ना, एक इंस्टाग्राम रील में, ट्विटर के ट्रेंड में, या फिर व्हाट्सएप के फॉरवर्ड में समेट दी जाती है। या तो उस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी को जैसे गांधी को हीरो बना दिया जाता है या फिर विलन बना दिया जाता है, या तो उन्हें सही ठहरा दिया जाता है या फिर गलत ठहरा दिया जाता है। बस ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता है, या तो सही या गलत, या हीरो या विलन। लेकिन लाइफ में देखो एक ग्रे एरिया भी होता है। हर चीज सही गलत में आप नहीं माप सकते, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं। लेकिन आज के युग में टाइम किसके पास में है उस ग्रे एरिया को जानने के लिए? बस 30 सेकंड की रील में या सही या गलत। तो राइटर बोलते हैं आज गांधी जैसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज को खतरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं है कि हाँ भाई गांधी जिस आइडियोलॉजी से संबंध रखते थे उसका विरोध करने वाले कुछ लोग हैं। नहीं, वो तो बल्कि सही है, कम से कम वो लॉजिकल बात तो करते हैं जो गांधी की आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं। आज गांधी को असली खतरा है एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम क्या? एल्गोरिथम मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब का इंजन है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मकसद सच ढूंढना या फिर समझदारी बढ़ाना नहीं है। एल्गोरिथम का एक ही मकसद है, एंगेजमेंट।
आपका अटेंशन, आपका फोकस कैप्चर करना। और एल्गोरिथम ने देखो ये चीज सीख ली है कि अटेंशन अगर किसी की कैप्चर करनी है ना, तो उसका सबसे आसान तरीका जानते हो क्या है? उसका सबसे आसान तरीका है पोलराइजेशन। क्योंकि देखो वो चीजें ज्यादा वायरल होती हैं, आपने भी देखा होगा, जिन जिन चीजों से लोगों में ना नफरत पनपे, एकदम से गुस्सा आए, समझ रहे हो, ये चीजें ज्यादा वायरल होती हैं। सेंसेशनल चीजें, बहुत ज्यादा हेटरेड वाली चीजें, गुस्से वाली चीजें, तो ये चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। और एल्गोरिथम किसी भी चीज को वायरल करने के लिए ना इन्हीं चीजों का सहारा लेता है। तो ये पूरी जो है वो अटेंशन इकोनॉमी है, जहां पे देखो आपका ध्यान एक प्रोडक्ट है। इस अटेंशन इकोनॉमी में देखो आप कस्टमर नहीं हो, बल्कि आपको तो बेचा जा रहा है। आपको बेचा जा रहा है। कैसे बेचा जा रहा है आपको? आपकी अटेंशन कैप्चर कर ली जाती है और आपकी अटेंशन बेच दी जाती है एडवर्टाइजमेंट वालों को। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनको आपकी अटेंशन बेच दी जाती है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो ये है अटेंशन इकोनॉमी। कौन सी चीजें चलती हैं? देखो वो चीजें, वो कंटेंट ज्यादा चलता है सोशल मीडिया में जहां पे ना डिवाइड क्रिएट किया गया हो दो कम्युनिटीज के बीच, दो आइडेंटिटी के लोगों के बीच, मतलब जिसमें पोलराइजेशन हो। वो कंटेंट ज्यादा चलता है जिसमें शॉकिंग कंटेंट को ना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो, एम्पलीफाई करके, यानी सेंसेशनलिज्म। वो कंटेंट ज्यादा चलता है जिससे पढ़ के लोगों को गुस्सा आता है या फिर इमोशंस निकल के आते हैं। और जबकि आप इनको ना गांधी की वैल्यूज से कंपेयर करोगे, गांधी में तो बहुत पेशेंस था। मतलब एल्गोरिथम जिन वैल्यूज के बदौलत चलता है उसको आप कंपेयर करोगे गांधी की वैल्यूज के साथ में, गांधी की वैल्यूज बिल्कुल अलग हैं। एल्गोरिथम स्पीड देखता है, 24 आवर ट्रेंड, ट्विटर का जो ट्रेंड है ना, 24 आवर नहीं टिक पाता, लेकिन गांधी के अंदर इतना पेशेंस था, 24 दिनों तक डांडी मार्च चला था, है ना, 24 दिन चला था ना, चेक कर लीजिएगा। फिर देखो गांधी हर चीज को ना गहराई से समझते थे। वो बाइनरीज में नहीं सोचते थे कि सही या गलत, या तो आप इस चीज के अगेंस्ट हो या फिर इस चीज के पक्ष में हो। नहीं, गांधी किसी भी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी में जाते थे, बहुत डिटेल में जाते थे। नेक्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। गांधी हमेशा ना अपने अंदर झांकते थे। आज हम सिर्फ देखो दूसरों पे उंगली उठाते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं। हर चीज बदलनी चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं बात करते कि हमारे अंदर क्या बदलाव आना चाहिए। नहीं, ये हम डिस्कस ही नहीं करते। तो गांधी की जो जर्नी थी ना, ट्रूथ सीकिंग जर्नी थी, वो पूरी दुनिया के लिए सच खोजना चाहते थे और उन्होंने नॉन वायलेंस का सहारा लिया। लेकिन आज के समय में एल्गोरिथम के एज में गांधी की जो ये वैल्यूज है ना, वो रेलेवेंट नहीं रही। एल्गोरिथम का फ्यूल जो है ना, जिनकी बदौलत एल्गोरिथम चलता है, वो दूसरी चीजें हैं। अब एक एक करके कुछ डिस्कस भी करते हैं। जैसे गांधी का स्वराज का कंसेप्ट था। देखो हमारे लिए स्वराज का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल फ्रीडम, अंग्रेजों से आजादी। लेकिन देखो आर्टिकल कहता है गांधी के लिए ये स्वराज, ये पॉलिटिकल फ्रीडम ना गांधी के स्वराज का एक छोटा सा हिस्सा था। गांधी के लिए असली स्वराज था इनर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी खुद के अंदर जो बुराइयां हैं उन पर राज करना, अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर, अपनी नफरत पर, अपने डर पर, सब पर राज करना। उनकी एक किताब थी 1909 में उन्होंने लिखी थी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने एक लाइन बोली, इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। मतलब जब हम अपने आप पे राज करने लगते हैं ना, ये है असली स्वराज। अब इसकी तुलना कीजिए आज कैसा ऑनलाइन एक्टिविज्म है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि हर कुछ बदलना चाहिए, हैशटैग चलते हैं, ऑनलाइन पिटीशंस साइन की जाती हैं, लेकिन लोग ना दूसरों में बदलाव की डिमांड करते हैं। सिस्टम बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, कॉरपोरेशंस बदलनी चाहिए। ये सब जरूरी है, बदलना भी चाहिए जहां पे जरूरत है, लेकिन इस पूरे शोर में ना अपने अंदर बदलाव की बात, यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात ऑलमोस्ट गायब हो गई है। गांधी एक बात बोला करते थे, अगर देखो शासक बदल गए, शासक मतलब जैसे पहले अंग्रेज थे, रूलर थे, वो बदल गए और शोषण का कल्चर वहीं रहा, तो फिर आजादी का क्या फायदा। इसलिए उनकी लड़ाई पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल थी। तो ये था गांधी का स्वराज का कंसेप्ट।
लेकिन आज का एक्टिविज्म जैसे मैंने आपको बता ही दिया ना, लोग ट्रेंड चलाएंगे, सेव द प्लेनेट ट्रेंड चलाएंगे, लेकिन हम अपने पर्सनल कंजप्शन पैटर्न को चेंज करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। यह फर्क है। फिर नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नॉन वायलेंस। देखो, अहिंसा का मतलब ना हम अक्सर पॉजिटिविटी या कमजोरी समझ लेते हैं कि कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन ना आर्टिकल इस मिथ को तोड़ता है। गांधी के लिए अहिंसा एक कमजोर नहीं बल्कि एक एक्टिव और पावरफुल फोर्स थी। अहिंसा कमजोर लोगों का टूल हो ही नहीं सकती, अहिंसा पावरफुल लोगों का टूल थी। इसके लिए, क्योंकि देखो, अहिंसा के लिए आपको ना हिम्मत चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अहिंसा का मतलब था अन्याय का सामना करना, लेकिन अपने विरोधी को डिह्यूमनाइज करे बिना। मतलब गांधी अपने विरोधियों से भी नफरत नहीं करते थे, और उनका ये जो विश्वास था ना, वो इसलिए था क्योंकि उनको लगता था कि यार बुराई तो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, उस पर्सन के अंदर भी है, तो बुराइयों से नफरत करो, पर्सन को नफरत मत करो। ये गांधी जी की सोच थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ना, साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी को जेल से रिहा किया गया ना, तो उस समय एक जनरल थे, जनरल स्मूट्स नाम से एक जनरल थे। गांधी जी ने ना, जब वो जेल से निकले, उन्होंने अपने हाथों से बनाए जो सैंडल्स थे ना, वो जनरल स्मूट्स को गिफ्ट किए। तो जनरल स्मूट्स हैरान रह गए कि यार, मतलब मैंने इस पर्सन को बार बार अरेस्ट करवाया, लेकिन जेल से निकलने के बाद गांधी जी ने अपने हाथों से बने जो सैंडल्स हैं मुझे गिफ्ट दिए। तो गांधी जी का कहना था ये एक्टिव अहिंसा है। मतलब नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत से देना जो सामने वाले का दिल जीत ले। समझ गए? तो ये चीज थी गांधी जी की कि आप नफरत का जवाब नफरत से मत दो। बट देखो, आज आप ना आज की ऑनलाइन दुनिया से इसे कंपेयर करिए। आज तो दूसरों को डिह्यूमनाइज करने का ट्रेंड है। ऑनलाइन ट्रोल जो होते हैं, किसी को भी गाली देके निकल जाते हैं। अपने इस एडिटोरियल वीडियो के नीचे भी कई बार आपने देखा होगा, बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स लोग करते हैं, हर जगह चलता है। एक्सपोजिंग इन्फो, कैंसल कल्चर है, पब्लिक शेमिंग, डिह्यूमनाइजेशन, ये आजकल बहुत चलता है। किसी एक गलती के लिए उसकी पूरी रेपुटेशन को तबाह कर देना, पब्लिक इंफॉर्मेशन लीक कर देना। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं आज। फिर ट्रुथ की बात करते हैं। गांधी जी का एक और कंसेप्ट था, सच का। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी के लिए ना, सच मतलब भगवान। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या रखा था? स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इस टाइटल में ना, एक्सपेरिमेंट वर्ड पे आप गौर कीजिए। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है कि आप सच को खोज रहे हो, और ये देखो एक यात्रा है, एक जर्नी है। इसमें आप गलत भी हो सकते हो। ये एक हम्बल प्रोसेस है, एक विनम्र खोज है। इसके लिए ओपन माइंडेडनेस चाहिए कि आप एक यात्रा पे हो, आप सच को खोज रहे हो, आपको मिला नहीं है अभी, लेकिन आप अब आइए कंपेयर कीजिए एल्गोरिथम की वैल्यूज के साथ में। आज के समय में हम हैं पोस्ट ट्रुथ ईरा में। इसमें क्या है, पोस्ट ट्रुथ ईरा में ना, यहां ट्रुथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माई ट्रुथ। मतलब मैं क्या मानता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ना हमें इको चैम्बर और फिल्टर बबल में ना बंद कर देते हैं। मतलब मान लीजिए मेरी एक सोच है, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली, तो ना वैसी ही वीडियोस मुझे रेकमेंड की जाएंगी। आप फॉर एग्जांपल बीजेपी से रिलेटेड एक वीडियो देख लोगे जिसमें बीजेपी की तारीफ की गई है, तो सारी वीडियोस आपको बीजेपी की तारीफ वाली मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने एक वीडियो देख ली जिसमें कांग्रेस की तारीफ की गई है, तो सारी वीडियोस आपको कांग्रेस की तारीफ वाली रिकमेंडेशंस में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन देखो, ऐसे तो कभी सच मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सेम सोच की वीडियोस आपको एल्गोरिथम रिकमेंड करता है और आपको लगने लगता है कि यही बात सच है। आप एक बबल में बन के रह जाते हो। समझ गए? मतलब वही कंटेंट हमें दिखाया जाता है जो हम देखना चाहते हैं, तो फिर हमारा जो सच है वो लिमिटेड हो जाता है। धीरे धीरे हमें लगना लगता है जो हम सोच रहे हैं वही पूरा सच है। जो गांधी की ट्रुथ की खोज थी ना, वो सबको साथ लेकर चलने वाली थी। आज का जो माई ट्रुथ है वो लोगों को बांटने वाला सच बन गया है। जब देखो सबका सच अलग अलग होता है ना, तो फिर शांति कैसे आएगी आप बताओ? जब सबका सच अलग अलग है तो
कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। समझ गए? अब आगे एक और कंसेप्ट देखिए, द मैन वर्सेस द ब्रांड। आर्टिकल ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाता है कि आज की जो पॉलिटिक्स है ना वो पर्सनल ब्रांडिंग पे चलती है। एक लीडर को ना अपनी एक फ्लॉलेस परफेक्ट इमेज बनाए रखना पड़ता है। मतलब जैसे मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, कोई गलती कर ही नहीं सकते। खास करके मोदी को लेकर ऐसी इमेज दिखाई जाती है कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। इवन अरविंद केजरीवाल, दूसरे लीडर्स को लेकर भी ऐसी इमेज उनकी पार्टी शो करती है। तो ये एक प्रकार से देखो मुखौटा होता है, क्यूरेटेड मास्क होता है। किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहे, आज की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। आप में से बहुत से नादान लोग बहुत कम हैं, फिर वो कमेंट में बोलते हैं आपने इस लीडर के बारे में बोला, उस लीडर के बारे में नहीं बोला। अगर इतने साल एडिटोरियल पढ़ने के बाद में अभी भी आपको लगता है कि हाँ सुमित सर एक लीडर के बारे में बोलते हैं, दूसरे लीडर के बारे में नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत नादान हो। इसका मतलब आप या तो एडिटोरियल में रेगुलर नहीं हो, नए नए जुड़े हो, जो भी है। इसलिए मैं कभी जवाब देना उचित नहीं समझता। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हमारा फोकस हमेशा कंटेंट पे रहता है। खैर, पॉइंट समझिएगा। आज की पॉलिटिक्स ना पर्सनल ब्रांडिंग पे चलती है। एक लीडर की इमेज इस प्रकार से दिखाई जाती है कि ये लीडर कुछ गलती नहीं कर सकता, ये फ्लॉलेस है। इसके आगे ना आप गांधी को रखिए। गांधी ना एक मैन इन कॉन्स्टेंट एंड पब्लिक एवोल्यूशन थे। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ना खुद अपनी गलतियों के बारे में बताया है, अपनी कमजोरियों के बारे में बताया है, और कैसे वो इवोल्व हुए सब उन्होंने रिकॉर्ड में रखा है। उन्होंने पब्लिकली अपनी गलतियां मानी है। उन्होंने लिखा है कि कैसे वो एक अच्छे पति या फिर पिता नहीं बन पाए। उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी सच की खोज का हिस्सा बताया है। लेकिन आज का वर्ल्ड देखिए, आज तो पीआर करवाते हैं लोग, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स पीआर करवाते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस। एक ऐसी इमेज जनता के सामने दिखाई जाती है जो सच नहीं होती। आज कोई एक्टर एक्ट्रेसेस पॉलिटिशियन अपनी गलती बता दे पब्लिक में, ये एक सुसाइड के समान होगा। खास करके पॉलिटिशियंस के लिए ये पॉलिटिकल सुसाइड के समान होगा। उनकी हर गलती के ऊपर मीम्स बनते हैं, उन्हें कमजोर कहा जाता है। आज गलती मानना इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस माना जाता है। तो देखो ये एल्गोरिथम का दोष है। एल्गोरिथम एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां पे ना सेल्फ क्रिटिक की कोई जगह ही नहीं होती। आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोई जगह है ही नहीं। ये चीज है। तो देखो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है? क्या गांधी इररिलेवेंट हो गए हैं? आर्टिकल कहता है लास्ट में बिल्कुल नहीं, गांधी इररिलेवेंट नहीं हुए हैं। ये जो उनका मजाक उड़ाते हैं ना, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जिस डिजिटल इकोसिस्टम में आज ये हो रहा है, वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गांधी के विचार उसमें इनविजिबल बाय डिजाइन हो जाते हैं। समझ रहे हो? मतलब बात उनका विरोध करने वालों की नहीं है, बात स्ट्रक्चर की है कि कहां पे गांधी के विचार प्रकट किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के एज में उनके विचार को गहराई से समझना मुश्किल हो गया है, ये दिक्कत है। इसलिए आज के दौर में ना गांधी को अकेले में बैठकर ध्यान से उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ पढ़ना और समझना अपने आप में एक एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस है। समझ रहे हो क्यों है एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस? क्योंकि देखो ये आपको ना मजबूर करता है स्लो डाउन होने पे। एल्गोरिथम तो आपको भगाता है, लेकिन आप बैठ के गांधी के विचार पढ़ोगे तो आप स्लो हो जाओगे। समझ रहे हो? आज की दुनिया क्या है, स्पीड मांगती है, लेकिन गांधी के विचार जब आप पढ़ोगे स्लो डाउन हो जाओगे। दूसरी चीज, क्योंकि देखो गांधी के विचार आप बैठ के पढ़ोगे तो ये आपको ना जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी को गले लगाने को कहता है, जबकि दुनिया आपसे सिंपल बाइनरीज मांगती है, कौन सही है कौन गलत है। तीसरा, क्योंकि ना गांधी के विचार पढ़ोगे बैठ के फुर्सत से, ये आपको ना अपने अंदर झांकने को कहता है, जबकि दुनिया चलती है आप सिर्फ बाहर देखें, दूसरों को जज करें, अपने अंदर ना देखें। चौथा, गांधी के विचार पढ़ोगे बैठ के, ये आपको ना अपने ओपोनेंट में, अपने विरोधी में इंसानियत देखने को कहता है, जबकि एल्गोरिथम आपको ना अपने विरोधी से नफरत करने को कहता है। तो एक ब्रिलियंट लाइन के साथ में आर्टिकल खत्म होता है, बिटवीन द 0 and 1 एन ओशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन फ्लो। मतलब डिजिटल दुनिया जो है 0 और 1 पे चलती है, यानी बाइनरी पे चलते हैं, और गांधी उसके बीच के समुद्र की बात करते हैं, 0 और 1 के बीच का समुद्र। तो ये पूरा आर्टिकल
हमने डिस्कस किया। बहुत बढ़िया आर्टिकल था ये। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उनके डॉक्ट्रिन का चेंज होना, लड़ने का तरीका चेंज होना, उनकी फॉर्मेशंस में बदलाव, बहुत कुछ इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन ये किया जाता है आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में कि आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेशन यानी रिफॉर्म लाने की एकदम से जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब देखो ये है, युद्ध का जो करेक्टर है ना वो बदल चुका है। मतलब नेचर ऑफ वार जो है ना वो फंडामेंटली अब चेंज हो चुका है। कैसे? आप देखोगे टेक्नोलॉजी इज द न्यू किंग। आज की लड़ाइयां देखो सिर्फ टैंक, गन्स और सोल्जर से नहीं लड़ी जाती। आज का सबसे बड़ा हथियार है टेक्नोलॉजी। आप सोच के देखो एआई के बारे में, जो दुश्मन के मूव्स को, दुश्मन की एक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकता है। आप ऑटोमेशन और ड्रोन्स के बारे में सोचिए। हमने रशिया यूक्रेन वार में देखा कैसे सस्ते सस्ते जो ड्रोन्स हैं वो करोड़ों के टैंकों को बर्बाद कर देते हैं। हमने यमन के हौथी रिबल्स को देखा कैसे वो सस्ती मिसाइल्स और सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और पूरी शिपिंग रूट को डिसरप्ट कर देते हैं। मतलब अब फोर्स का खर्चा कम हो गया है, लेकिन हां ऑपरेशन का जो रिस्क है ना वो आज के समय में बढ़ गया है। अब इंडिया का यूनिक चैलेंज देखिए। इंडिया का यूनिक चैलेंज क्या है? टू फ्रंट फार, मतलब दोनों साइड से हमारी लड़ाई हो सकती है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ एलओसी और चाइना के साथ एलएसी। ये जो टू फ्रंट वार का जो थ्रेट है ना हमारे रिसोर्सिस को और प्लानिंग पे ना जबरदस्त प्रेशर डालता है। हमें अपनी बहुत सारी रिसोर्सिस ये सोच के डिप्लॉय करने पड़ते हैं कि दोनों साइड से अगर युद्ध स्टार्ट हो गया तो हम क्या करेंगे। हम पे हमेशा प्रेशर रहता है, इस चीज का बर्डन रहता है और उसी के हिसाब से फिर हम रिसोर्सिस मैनेज भी करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, व्हाट इंडिया इज गोइंग टू डू। देखो सबसे पहले ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करते हैं। मतलब आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रक्चर्स में क्या बदलाव आ रहा है। पहले ना हमारी तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने अपने साइलोज में यानी अपने अपने कंपार्टमेंट्स में काम करती थी। इन तीनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन तो था, लेकिन देखो एक सिंगल कमांड नहीं थी। बट अब सरकार की कोशिश ये है कि ना एक कमांडर को, जिसे थिएटर कमांडर कहा जाएगा, उसके पास आर्मी के टैंक्स भी होंगे, एयरफोर्स के फाइटर जेट भी होंगे और जरूरत पड़ी तो नेवी के शिप्स भी होंगे। मतलब एक ही पर्सन के पास में तीनों फोर्सेस के रिसोर्सेज की कमांड होगी। इससे ना डिसीजन मेकिंग में रॉकेट की तरह स्पीड आएगी और इसे ही बोला जाता है थिएटराइजेशन। एक पूरा जबरदस्त आर्टिकल हमने थिएटराइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। बजाय इसके कि अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलग अलग काम करती है, रीजन्स के हिसाब से कमांड बना दो। जैसे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, उस रीजन के लिए एक कमांड और उस कमांड के नीचे तीनों आए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। चाइना देखो ये जो कंसेप्ट है ना ये ऑलरेडी लागू कर चुका है थिएटराइजेशन वाला। 2016 में इन्होंने लागू कर दिया था। इन्होंने अपने पूरे बॉर्डर को मैनेज करने के लिए 5 थिएटर कमांड्स बनाई हैं। हमें देखो चाइना का जो कंसेप्ट है उसे कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपना इंडिजिनस मॉडल बना सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का, सरकार का इस चीज पे काफी जोर भी है। फिर ना एक रूल का जिक्र करते हैं, एक एक्ट का जिक्र करते हैं राइटर। एक्ट क्या है, क्या नाम है एक्ट का? एक्ट का नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन 2023। आगे पीछे होगा, मैं यहां पे वैसे ही लिख देता हूं। मैं फ्लो में आपको समझाता हूं ना पूरा कंसेप्ट सिस्टमेटिक ढंग से। आर्टिकल थोड़ा एकेडमिक ढंग से ज्यादा लिखते हैं। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023। पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो बता दिया ना, अब सरकार का फोकस थिएटराइजेशन पे ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये है, थिएटर कमांड बनाने से पहले ना एक कानूनी अड़चन हुआ करती थी। कानूनी अड़चन क्या थी? पहले ना एक एयरफोर्स का ऑफिसर आर्मी के जवान पर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकता था, भले ही वो एक ज्वाइंट यूनिट में काम कर रहे हैं। मतलब ज्वाइंट यूनिट में काम कर रहे हैं, एक
एयरफोर्स का ऑफिसर है वो किसी एक सेना के जवान पे एक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि ये बोला जाता था दोनों फोर्सेस अलग अलग हैं। बट अब ये जो एक्ट आया है ना, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस एक्ट ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। अब क्या होगा, ज्वाइंट यूनिट का जो कमांडर है ना, ज्वाइंट यूनिट का जो कमांडर है, चाहे वो किसी भी सर्विस से हो, बट उसका अपनी पूरी कमांड पे कंट्रोल होगा और वो किसी भी जवान पे जो उनके हायरार्की में नीचे आते हैं उन पे एक्शन ले सकते हैं। समझ रहे हो, ये छोटा सा कदम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। हमने देखो ऑलरेडी साइबर स्पेस और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ट्राई सर्विस एजेंसीज बना दी हैं, जैसे डिफेंस साइबर एजेंसी जो साइबर वार से लड़ेगी। ये सब आने वाले इंटीग्रेटेड सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, जॉइंटनेस लाने की हम बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं। समझ गए। और देखो बात सिर्फ स्ट्रक्चर की नहीं है, जो लड़ने का तरीका है ना उसमें भी हम बदलाव ला रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में सरकार ने ना अगस्त में घोषणा की थी, हम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बना रहे हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे रुद्र है, भैरव है, ऐसी यूनिट्स आपने शायद इनके बारे में सुना होगा, रुद्रा यूनिट्स या भैरव यूनिट्स। ये यूनिट्स क्या करेंगी, ये देखो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप हैं, मतलब छोटी तेज तर्रार मिनी आर्मीज, इनमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, टैंक, ड्रोन सब कुछ होगा। और ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स ना 12 से 48 घंटे के नोटिस पर दुश्मन देश के अंदर जाकर स्ट्राइक कर सकती हैं। तो ये है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन मतलब ऐसी यूनिट तैयार रखना जो बिल्कुल नोटिस मिलते ही, आदेश मिलते ही तुरंत दुश्मन देश के अंदर घुसे, स्ट्राइक करे, वहां पे किसी एरिया पे कब्जा कर ले। तो ऐसी फॉर्मेशंस पे अब काम किया जा रहा है हमारी मिलिट्री के द्वारा। रुद्र यूनिट्स या भैरव यूनिट्स ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को अंजाम देने के लिए होंगे ये। समझ गए। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं हमारा जो डॉक्ट्रिन है ना वो भी इवोल्व हो रहा है। डॉक्ट्रिन मतलब सेना की सोचने और लड़ने की फिलॉसफी। हमारे पास जॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, जॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो 2017 में रिलीज किया गया था। अब ये जो डॉक्ट्रिन है ना 2017 का, ये सिनर्जी की बात करता है। आज आपको पता है बहुत सारे सेमिनार किए जा रहे हैं हमारे मिलिट्री लीडर्स के द्वारा, और इन सेमिनार्स में ना वो हाइब्रिड वॉरियर तैयार करने की बात बोल रहे हैं। हाइब्रिड वॉरियर जरूरी है आज के इंफॉर्मेशन वारफेयर के युग में ना, आज के इंफॉर्मेशन वारफेयर के युग में ये हाइब्रिड वॉरियर्स जरूरी हैं। ये हाइब्रिड वॉरियर कौन होंगे, ये देखो सिर्फ बंदूक चलाने वाले सोल्जर नहीं होंगे, ये एक स्कॉलर भी हैं, दुश्मन को पढ़ सकते हैं ऐसे स्कॉलर्स, या फिर टैकी हैं जो जरूरत पड़ने पर ऐसा कोड भी लिख सकते हैं जो दूसरे दुश्मन देश के सिस्टम को हैक कर ले। और ये इंफॉर्मेशन वॉरियर भी हैं जो सोशल मीडिया पर देश का नैरेटिव जीत सकते हैं। तो ऐसे हाइब्रिड वॉरियर्स की हमें आवश्यकता है आज के समय में, और इसकी जरूरत बता रहे हैं हमारे मिलिट्री लीडर्स। हम इन पे भी काम कर रहे हैं, हाइब्रिड वॉरियर्स तैयार करने पे काम कर रहे हैं। फिर देखो ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक चीज आपको बताऊं, हथियारों के बिना तो कोई भी जो जंग है नहीं जीती जा सकती। तो हम हथियारों पर भी काम कर रहे हैं, जैसे ये MQ-9B है। हम अमेरिका से हंटर किलर ड्रोन ले रहे हैं, उसका नाम है ये घंटों तक देखो बॉर्डर पर ना हाई एटीट्यूड में उड़ते हुए निगरानी कर सकते हैं, सर्विलियंस कर सकते हैं, रेकी कर सकते हैं, और मौका मिलने पे मिसाइल से दुश्मन को तबाह भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक ट्राई सर्विस डील है, मतलब तीनों सर्विसेज इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी। तो ये जॉइंटनेस का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा आकाश तीर और IACCS इंटीग्रेशन। IACCS क्या है? इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो है ना, ये जो बात की अभी हमने किस चीज की, आकाश तीर और IACCS इंटीग्रेशन की। नीचे देखो, ये देखो जॉइंटनेस का ना एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। सोचो, जो आर्मी का आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये दुश्मन के प्लेन को डिटेक्ट करता है, तुरंत इंफॉर्मेशन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क को मिल जाती है।
अब आर्मी और एयरफोर्स दोनों उसे ट्रैक कर रहे हैं, एक सिंगल सीमलेस एयर डिफेंस शील्ड बन जाती है। तो यह भी ज्वाइंटनेस का एग्जाम्पल है। फिर परल्या मिसाइल का जिक्र किया जाता है। परल्या मिसाइल्स, ये देखो एक क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये अपना रास्ता हवा में बदल सकती है, जिससे इस मिसाइल को, परल्या मिसाइल को रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये देखो बैटलफील्ड में ना दुश्मन के कमांड पोस्ट और एयरफील्ड को तबाह करने के लिए बनाई गई है परल्या मिसाइल। तो ये हथियार हैं, किस प्रकार से लेटेस्ट जो हथियार हैं उस पे भी काम कर रही है हमारे देश की मिलिट्री। समझ गए? ये रही परल्या क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल। फिर राफेल एम की बात की गई है, राफेल एम फॉर नेवी। ये राफेल का नेवल वर्जन है, राफेल एम। ये देखो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस विक्रमादित्य की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा राफेल एम। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने डिस्कस की। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस देखो सबसे पहले ये है इंटर सर्विसेज राइवलरी। मतलब सबसे बड़ी चुनौती है तीनों सर्विसेज के बीच जो वार चलता रहता है। हर सर्विस अपने एसेट्स और इंपोर्टेंस को मेंटेन करना चाहती है, तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना जरूरी है। दूसरा है स्लो पेस ऑफ रिफॉर्म्स। आर्टिकल देखो खुद ये कहता है कि जॉइंटनेस पर जोर दिए 10 साल हो गए, लेकिन जॉइंट ट्रेनिंग अभी शुरू हो रही है। तो सोच के देखो कितनी कम स्पीड है, हमें स्पीड बढ़ानी होगी। तो आगे के लिए क्या रास्ता है? सबसे पहले जो थिएटर कमांड्स जिनकी बात हम कई सालों से कर रहे हैं, थिएटर कमांड्स को अब एक्टिवेट करना चाहिए और इंतजार नहीं करना चाहिए। भले ही शुरू में उनकी पावर्स लिमिटेड कर दो, धीरे धीरे उनकी पावर्स बढ़ाते जाओ, लेकिन स्टार्ट तो करो। दूसरा, मिलिट्री एजुकेशन को आप रीवैम्प करो। हमें ना ऐसे मिलिट्री लीडर्स तैयार करने होंगे जो टेक्नोलॉजिस्ट कमांडर हों, जो सिर्फ अपनी सर्विसेज नहीं, मतलब पूरी मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से सोचें। ऐसा नहीं कि आर्मी का ऑफिसर जो है सिर्फ आर्मी के पर्सपेक्टिव से सोचें, नहीं। हमें ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो पूरी मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से सोचें, तीनों सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से सोचें। फिर जो सिविल डिपार्टमेंट और मिलिट्री है, दोनों के बीच में फ्यूजन अच्छे से होना चाहिए। युद्ध अब सिर्फ फौज नहीं लड़ती, इसमें डीआरडीओ, प्राइवेट इंडस्ट्री जैसे टाटा, एलएनटी, स्टार्टअप्स, आईआईटी सबको जोड़ना होगा। फौज देखो प्रॉब्लम बताए और ये जो पूरा इकोसिस्टम है सॉल्यूशन प्रोवाइड करे फौज को उस प्रॉब्लम का। इस साइकिल को तेज करना होगा। और सबसे लास्ट में हमें देखो एक ऐसी मिलिट्री बनानी है जो देखो हर एक्सरसाइज से, हर गलती से सीखे, जो फेल होने से ना डरे बल्कि उसे कोर्स करेक्शन करें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, कैसे हमारी जो मिलिट्री है वो बदलाव ला रही है लड़ने के तरीके में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, लद्दाख की ना अपनी आइडेंटिटी के लिए खोज से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहली चीज देखो, लद्दाख को ना आप सिर्फ एक टूरिज्म की जगह नहीं मान सकते। ठीक है, लोग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज बफर जोन का काम करता है। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान एंड चाइना। स्ट्रेटेजिक वाल का काम करता है, चाइना पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ इंडिया। गलवान, पेंगोंग सो, ये जो फेमस साइट्स का नाम आपने सुना है जहां पे कन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये लद्दाख में है। इकोनॉमिक सोलर हब बनने का पोटेंशियल रखता है क्योंकि 300 दिन सनशाइन रहती है लद्दाख में। टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं काफ़ी फेमस। हैनले डार्क स्काई रिजर्व है, मतलब ऐसे टेलीस्कोप्स है जहाँ पे आसमान में बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता है। इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर्स हैं जो इंडस रिवर सिस्टम को फीड करते हैं, रीजनल लाइफलाइन है। अब देखो कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी लद्दाख काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सिल्क रूट गुजरता है। इसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो अगस्त 2019 की बात है, आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो रिवोक कर दिया गया। तो इस डिसीजन से ना जो लद्दाख के लोग थे ना, वो कश्मीर की शैडो पॉलिटिक्स से आज़ाद हो गए, क्योंकि ना पहले सत्ता कश्मीर के लीडर्स के हाथ में रहा करती थी और लद्दाख को कुछ नहीं मिलता था।
तो लगा कि अब लद्दाख के लोगों को अब हमारे हाथों में पावर आएगी। लेकिन देखो ऐसा हुआ नहीं। जहां जम्मू एंड कश्मीर को यूटी विद लेजिस्लेचर बनाया गया, लद्दाख को सिर्फ यूटी बनाया गया और लेजिस्लेटिव असेंबली लद्दाख को नहीं दी गई। और वहां पे ऑलरेडी जो काउंसिल्स हैं LAHDC, इनके पास में पावर वगैरह नहीं है। पूरा नाम है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ये लेह के लिए अलग है, कारगिल के लिए ये अलग है तो कहने के लिए ये मिनी गवर्नमेंट जिसके पास लोकल डिसीजंस लेने की आज़ादी है। लेकिन लीडर्स का ये कहना है ये जो LAHDC है ना, ये ग्लोरीफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। हर छोटे बड़े फैसले के लिए दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है। और अगर उन्हें स्टेटहुड मिलेगा, अगर लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा तो उनके चैलेंजेस कम हो जाएंगे। तो दो मेन डिमांड्स हैं आज के समय में लद्दाख की। पहला, स्टेटहुड, फुल स्टेट स्टेटस दिया जाए, खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, CM होने चाहिए, लोकल नीड्स पे बनाने के लिए कानून होने चाहिए। और फिर है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल उनका ये कहना है लद्दाख की 97% से ज़्यादा आबादी ना शेड्यूल ट्राइब है। पहले उन्हें ना आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत प्रोटेक्शन मिली हुई थी। इसका मतलब था कोई बाहरी आदमी वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था और ना ही उनकी जॉब्स ले सकता था। लेकिन अब इस प्रोटेक्शन के हटने से ना उन्हें डर है कि डेमोग्राफी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। उन्हें लगता है कि बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज और लोग आएंगे और वो यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे और हम यहाँ पे माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें 6 शेड्यूल का दर्जा मिलता है तो ये उनके लिए कवच का काम करेगा, क्योंकि 6 शेड्यूल का दर्जा मिलने पे ना फिर उनको लोकल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का अधिकार मिलेगा। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होती हैं उनकी बहुत पावर होती है लैंड पे, फॉरेस्ट पे, लोकल कस्टम्स पे, गवर्नेंस पे, मतलब इन चीज़ों पे 6 शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास में बहुत पावर होती है। अगर 6 शेड्यूल में शामिल कर लिया गया लद्दाख को, तो वहाँ पे लैंड को कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सिस को कैसे मैनेज करना है, लोकल हाथों में ये पावर आ जाएगी। तो इसलिए दो मांगे मेन है लद्दाख के लोगों की, एक स्टेटहुड और दूसरा 6 शेड्यूल। लेकिन देखो अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। पक्ष में तो आपको पता है कि ये मांगे क्यों की जा रही हैं। उनको लगता है कि इससे हमारी ट्राइबल आइडेंटिटी बच जाएगी, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो जाएगी। और अभी जो अंधाधुंध एक्सप्लोइटेशन हो रहा है लद्दाख का, वो होना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है जो आएगी अगर 6 शेड्यूल में शामिल किया जाता है और स्टेट का दर्जा मिलता है। तो फिर ये भी बात बोली जाती है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, 26.5% है, मतलब नेशनल एवरेज का डबल है। तो अगर स्टेटहुड मिलता है और 6 शेड्यूल में शामिल किया जाता है तो लोकल लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे से रिजर्वेशन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। अगेंस्ट में देखो ये आर्गूमेंट दिए जाते हैं, अगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है और 6 शेड्यूल में शामिल किया जाता है तो ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगा। मतलब लद्दाख देखो एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है। यूटी होने से ना यहाँ पे क्लियर चेन ऑफ कमांड रहता है। आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन सीधा सेंटर को रिपोर्ट करते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन आसान होता है। अगर स्टेटहुड दे दिया गया तो एक स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि इससे सिक्योरिटी डिसीजंस लेने में ना पॉलिटिक्स का रोल आ जाएगा और सिक्योरिटी डिसीजंस जल्दी नहीं लिए जाएंगे, कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स की बात की जाती है। जैसे 6 शेड्यूल ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए लाया गया था। अभी अगर संविधान को चेंज किया गया लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा देने के लिए, तो ये तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। सभी बॉर्डर एरियाज अपने अपने लिए 6 शेड्यूल की मांग करने लगेंगे। और 6 शेड्यूल अगर वहाँ पे आ गया तो देखो चाइना बहुत तेजी से बॉर्डर डेवलप कर रहा है वहाँ पे, तो हम तेजी से बॉर्डर डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 शेड्यूल के अंदर एरिया आ गया तो फिर लोकल लोगों का कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा। देखो लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कई बार नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भी फैसले लेने पड़ते हैं। बॉर्डर एरिया है, दूसरी तरफ चाइना बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। अगर हम इसी चीज़ में रह गए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ना हमेशा कन्फ्लिक्ट है, एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ लोकल लोगों की एस्पायरेशंस हैं, तो कन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को तवज्जो देनी पड़ेगी। फिर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात है।
एक तरफ स्टेट भी आ जाएगा, दूसरी तरफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी आ जाएंगी 6 शेड्यूल का दर्जा मिलने की वजह से। तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी ना लेयरिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स राइटर देते हैं। फिर लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है अभी के लिए देखो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ना जो ये बॉडीज है ना, जैसे जिनकी हमने बात की थी, ये वाली जो लद्दाख LAHDC, अभी जो काउंसिल्स हैं ये, इनको थोड़ा एम्पावर किया जाए, इनको थोड़ा ज़्यादा एम्पावर किया जाए ताकि इनके पास में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर ज़्यादा हो, और इसके लिए कोई संविधान को अमेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन अलग से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और इसको स्थापित करने से ना लोकल यूथ के एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सकता है ज़्यादा अच्छे से। फिर नेक्स्ट है डायलॉग। अब ये जो बॉडीज़ हैं, ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये वैसे तो कह रही हैं कि हम बातचीत से पीछे हट गए हैं, लेकिन इनके लिए देखो सरकार कैसी भी बातचीत जो है वो जारी रखे कैसे भी करके। अभी सोनम वांगचुक है ना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, NSA लगाया गया है। तो देखो इससे बल्कि डिस्ट्रस्ट जो है सरकार का और लोगों के बीच में और ज़्यादा बढ़ता है। फिर लास्ट पॉइंट राइटर कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। लद्दाख के लिए हम भूटान का जो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस वाला मॉडल है ना, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऐसा हो जो वहाँ की इन्वायरमेंट और कल्चर को रिस्पेक्ट करे, ना कि वहाँ के इन्वायरमेंट को बर्बाद करे। तो देखो कुल मिलाकर राइटर बोलते हैं लद्दाख का मुद्दा सिर्फ कानून और पॉलिटिक्स का नहीं है, ये लोगों के विश्वास और इनके फ्यूचर का इशू है। हमारे लिए लद्दाख एक बहुत स्ट्रेटेजिक एसेट है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वो उनका घर है। तो एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है दोनों चीज़ों के बीच में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। गांधी की वैल्यूज से संबंधित जो क्वेश्चन हमने, जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।